अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में आज एक बार फिर से हम लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। गेहूं की फसल से अधिक पैदावार के लिए बुआई की उन्नत तकनीक, दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखने और अधिक दूध उत्पादन के लिए आहार प्रबंधन। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से प्रेषित किसानों के लिए मौसम पूर्वानुमान और कृषि सलाह। गेहूं बुआई की तैयारी हमारे किसान अब कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप गेहूं की बुआई बड़े क्षेत्रफल पर करते हैं, अतः आपको गेहूं की खेती में किसी भी प्रकार का नुकसान ना उठाना पड़े, इसके लिए बुआई के समय वैज्ञानिक बिंदुओं को अमल में जरूर लाएं, जिसकी जानकारी के लिए हमने आमंत्रित किया है कृषि विज्ञान केंद्र उझानी बदायूं के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अर्जुन सिंह को। किसान भाइयों, रबी की फसलों की बुआई का समय आ चुका है और रबी की फसलों में प्रमुख खाद्यान्न फसल जो हमारे भारत के उत्तरी और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हैं, उनमें सबसे ज़्यादा गेहूं की फसल को उगाया जाता है। खेत की तैयारी में हम जो खरीफ की फसलें काटने के बाद यदि किसान भाई धान के बाद गेहूं ले रहा है, तो धान के फसल जैसे ही कटती है या मक्के की फसल जैसे ही कटती है, तो उसमें पानी लगाकर किसान भाई 1 हेक्टेयर में लगभग 50 किलोग्राम यूरिया डाल के उसकी जुताई करें, जिससे जो पिछली फसल का अवशेष है और उसकी जड़ें हैं वो जल्दी से गल जाए और अगली फसल को कोई उस पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तैयारी में 2 बार हैरो करके या मिट्टी जो है उसके प्रकार के अनुसार हम अच्छी तैयारी कर लें, जिससे खेत हमारा भुरभुरा हो जाए। तो जब बुआई हम बीज की करें तो बीज और मिट्टी का संपर्क अच्छी तरीके से हो जाए, जिससे बीज को उचित नमी मिले, तो उसका जमाव परसेंटेज अच्छा हो। जब जमाव अच्छा होगा तो पौधों की संख्या अच्छी होगी और पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर अधिक होगी, तो ऑटोमेटिकली हम अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम भूमि को अच्छी तरह तैयार कर लें। दूसरा, समय जो है, उचित समय जो गेहूं का बोने का है, वो समय से बुआई के लिए हम 25 अक्टूबर से और जो 25 नवंबर तक ये उचित समय है इन क्षेत्रों में बुआई का। यदि देरी से बुआई करना चाहते हैं, खेत खाली नहीं हुआ उसमें, तो 26 नवंबर से हम 20 दिसंबर तक देरी से बुआई वाली जो प्रजातियां हैं उनकी बुआई कर सकते हैं। बुआई के अनुसार हम प्रजातियों का चयन करें। यदि हम समय से बुआई कर रहे हैं, 25 नवंबर से पहले हम बुआई कर रहे हैं, तो हम जो प्रजातियों का चयन करेंगे उनमें प्रमुख प्रजातियां हैं PBW 550, PBW 502, DBW 17, DBW 39, WH 1000, WH 1105। इन प्रजातियों का हम चयन कर लें। यदि देरी से बुआई करें तो हम दूसरी प्रजातियों का चयन करें। कभी कभी किसान भाई करता है ना कि एक साथ बीज ले लेता है और खेत खाली नहीं हुआ, तो हम उन्हीं प्रजातियों को जो नवंबर में बुआई में प्रयुक्त होती है, उन्हीं प्रजातियों की बुआई हम दिसंबर में ना करें, नहीं तो उनकी उपज पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और हम देखें, यदि नवंबर वाली प्रजातियों की बुआई करते हैं दिसंबर में, तो रोजाना 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमको उपज कम मिलेगी। और यदि हम दिसंबर लास्ट में बुआई करते हैं तो 60 से 70 किलोग्राम प्रतिदिन उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, हमें कम मिलेगी उन्हीं प्रजातियों को। लेकिन यदि हम दिसंबर पछेती बुआई के लिए प्रयुक्त जो उपयुक्त किस्में हैं उनका चयन कर लेंगे तो उत्पादन अच्छा मिलेगा। यदि हम पछेती बुआइयों के चयन में PBW 590,
PBW 509, DBW 16, WH 1021 इन प्रजातियों का चयन करें। या जैसे पुरानी प्रजातियां हैं, राज 3077 है, राज 3765 है, राजस्थान की प्रजाति है, राज 3777 है। इन प्रजातियों का हम चयन करें तो वो पछेती बुआई के लिए उपयुक्त रहेंगी। इस प्रकार यदि हम समय के अनुसार प्रजातियों का चयन कर लेंगे तो अधिक उत्पादन मिलेगा। यदि हम लाइनों में बुआई करेंगे तो बीज भी हमारा जो है, मात्रा की बात करें तो जो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 100 किलोग्राम बीज गेहूं का काफ़ी होगा। लेकिन यदि लाइन में बुआई न करके हम छिटकुआं विधि से करेंगे तो 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी। यदि हम देरी से बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा जो है लाइनों में 125 किलोग्राम, और यदि छिटकुआं विधि से बुआई करते हैं तो 150 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। फिर बीज को हम उपचार करके बोएंगे। तो किसान भाई बीज उपचार के लिए कार्बनडेजिम नाम का रसायन आता है, उसकी 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से प्रयोग करें। इसके अलावा किसान भाई कार्बोक्सिल नाम का रसायन आता है, उसकी भी 1.5 से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज उपचार के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। तो बीज हमारा उपचारित होगा और बीज जनित बीमारियां जो हमारी फसल में नहीं लगेगी। बीज उपचार के बाद हम जो उर्वरक प्रयोग करेंगे, उर्वरकों का प्रयोग हमेशा जो फसलों का पोषक तत्व प्रबंधन है उसको हम यदि मृदा परीक्षण के आधार पर यदि गणना करें उसकी तो बहुत उपयुक्त होता है। तो हम बुआई से पहले यदि मृदा का परीक्षण करवा लें तो बहुत उचित होगा। मृदा परीक्षण के आधार पे किसी कारणवश नहीं करवा पा रहे तो हम सामान्य उर्वरा वाली जो हमारी भूमियां हैं उनमें हम 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास समय से बुआई वाली जो फसल है हमारी, जो 25 अक्टूबर से लेके और 25 नवंबर तक हम बुआई करते हैं, उनमें हम इतनी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग करें। यदि हम पछेती बुआई करते हैं तो हम नाइट्रोजन की मात्रा 120 किलोग्राम रखेंगे, फास्फोरस की मात्रा 60 किलोग्राम रखेंगे और पोटास की मात्रा 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करेंगे। इन उर्वरकों की हम प्रयोग करने की विधि के बारे में बताएं तो जो फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा जो है बुआई के समय प्रयोग की जाएगी और 1/3 जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा भी बुआई के समय। और जिन किसान भाइयों ने धान में जिंक का प्रयोग नहीं किया है उन खेतों में या बाजरा काट के या ज्वार काट के किसान भाई गेहूं बोएगा, उन खेतों के लिए हम 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट 21% वाला बुआई के समय ही प्रयोग कर लें तो ज़्यादा उचित रहता है। बाकी जो शेष नाइट्रोजन की मात्रा है उसको हम 2 भागों में या 3 भागों में, यदि ज़मीन दोमट है तो हम उसको पहली सिंचाई के समय और जब हमारी बालियां आने से पहले, जिसको कहते हैं गमोदे में आना, उस गमोदे वाली स्टेज में जो शेष मात्रा है उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। यदि रेतीली ज़मीन है तो उसको हम पहली सिंचाई के समय, उसके बाद 20 से 25 दिन बाद और फिर उसके 20-25 दिन बाद या गमोदे वाली स्टेज है जो प्री फ्लावरिंग स्टेज है, उस स्टेज पे हम उस नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग ब्रॉडकास्टिंग के रूप में करके अधिक फ़ायदा ले सकते हैं। खड़ी फसल में यदि किसी पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देंगे तो उसको हम आजकल घुलनशील पोषक तत्व आते हैं उनको छिड़काव द्वारा भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार हम बुआई की जो विधि की बात करें तो बुआई विधि यदि लाइनों में करें तो उससे बीज की भी बचत होती है और जो उर्वरक हम डालते हैं उसकी, और हमारा बीज है, बीज के नीचे उर्वरक डाला जाता है तो जैसे ही बीज से अंकुर निकलेगा, जड़ निकलेगी, उसको तुरंत पोषक तत्व मिलेगा और जो फसलों की है बढ़वार अच्छी होगी। जब बढ़वार अच्छी होगी तो उत्पादन अच्छा मिलेगा। इसलिए हमें कतार में या लाइन में बुआई करनी चाहिए। गेहूं की 20 से 25 सेंटीमीटर के बीच दूरी रखनी चाहिए, लाइन से लाइन की दूरी। यदि हम लाइनों में बुआई करें तो हमारा लगभग 20-25% बीज की बचत होती है। इसलिए हमेशा लाइनों में बुआई करें तो ज़्यादा फायदा मिलता है। इस प्रकार हम बुआई कर लें। बुआई के तुरंत बाद यदि हम एक खरपतवार नाशी रसायन आता है पेंडेमेथिलीन के नाम से, बुआई के तुरंत बाद 3 दिन के अंदर 3.3 लीटर मात्रा 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में यदि छिड़काव कर दें तो जो गेहूं हमारी जर्मिनेशन का समय है, शुरुआती बढ़वार का समय 20-25 दिन का, उस समय एक भी खरपतवार, कोई खरपतवार आपके खेत में नहीं जमेगा, जिससे जो पोषक तत्व हैं, मॉइस्चर जो नमी है, उसके लिए हमारी फसलों की प्रतिस्पर्धा नहीं होगी
उससे बढ़वार अच्छी होगी और उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा और खरपतवार आपके नियंत्रित रहेंगे तो अच्छा लाभ आपको मिलेगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखने और अधिक दूध उत्पादन के लिए आहार प्रबंधन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। जैसा कि खेती के साथ साथ किया जाने वाला मुख्य व्यवसाय है दुधारू पशुओं का पालन, जिससे बहुत से किसान जुड़े हुए हैं। तो इसे लाभकारी बनाने के लिए आप इनका संतुलित खान पान प्रबंधन कैसे करेंगे, आइए जानते हैं डॉक्टर सुभाष कच्छावा से। आज आपको पशुओं में संतुलित पोषण आहार के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। संतुलित पशु पोषण आहार वो आहार है जिसमें संतुलित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन्स हो, उसे संतुलित पशु आहार कहते हैं। संतुलित पशु आहार देने से पशुओं को बहुत सारी बीमारियां, उसके उत्पादन, उसकी रोग क्षमता बढ़ जाती है रोगों से लड़ने के लिए। और जब पशु ज्ञापन होता है उसमें बच्चे की वृद्धि तथा पशु ब्याने के बाद बराबर समय पे पाले आ जाता है। संतुलित पोषण आहार आजकल किसान भाई इस पे, कुछ किसान भाई तो इस पे ध्यान देते हैं, मगर कुछ किसान भाई जनरली क्या है कि बांटा देते हैं। बांटे में ये नहीं देखा जाता है कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं है, फैट की मात्रा बराबर है कि नहीं है, विटामिन्स है कि नहीं है और मिनरल्स है नहीं है। तो पशु का उत्पादन उस लेवल का नहीं रहता है जितना उसको दूध देना चाहिए। सपोज करो एक पशु की क्षमता एक टाइम के दूध देने की 10 लीटर, यदि उसको संतुलित पशु आहार नहीं दोगे तो वो 5-6 लीटर दूध से ज़्यादा नहीं देगा और इससे पशुपालक को बहुत ज़्यादा नुकसान है। आजकल क्या है कि किसान भाई देसी गाय की बजाय अमेरिकन गायें रखने लग गए और अमेरिकन गायें और अच्छी मुर्रा नस्ल की भैंसें भी आजकल पशुपालक भाई, किसान भाई लाने लगे। मगर उनका जब हम पूछते हैं कि भाई आप इसको खिलाने पिलाने में क्या देते हो, कि साहब हम जऊ गार्ड देते हैं। जऊ गार्ड एक कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स है, उससे उसके शरीर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। एक पशु को अमूमन 2 से 2.5 किलो तक तो उसकी दैनिक जीवनचर्या के लिए चाहिए। उसके अलावा उसके उत्पादन के लिए, उसके रिप्रोडक्शन के लिए और बच्चे की ग्रोथ के लिए, इन चीज़ों के लिए अलग से मोटा ये हिसाब किसान भाई ध्यान रखें कि यदि कोई पशु 5 किलो दूध दे रही है गाय तो 2 किलो और 5 किलो भैंस दूध दे रही है तो 2.5 किलो उसको बांटा देना चाहिए। अब आप अच्छे से अच्छा कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के रूप में जऊ गार्ड लेते हैं, इसमें बाजरा भी ले सकते हैं, मक्की भी ले सकते हैं। प्रोटीन और फैट के लिए कोरमा है, चूरी है, ग्वार चूरी है, इसको काम में ले सकते हैं। फैट के लिए उसमें खल वगैरह जो अपने कपास की खल, सरसों की खल, तिल्ली की खल, इनको खिलानी चाहिए। ये तो हो गई बांटे की। इसके अलावा आपको हरा चारा और सूखा चारा, हरे चारे में आपको 5 से 10 किलो रोज का अच्छे पशु को हरा चारा देना चाहिए। और जो सूखे चारे में जो आपके पास अवेलेबल है, यदि आपके पास कुत्तर अवेलेबल है तो कुत्तर खिलाइए, और कुत्तर नहीं है, खाकला है, तो उसको यूरिया उपचारित करके खिलाना चाहिए। इसके अलावा किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि आहार देते टाइम चारा देने से पहले बांटा देना चाहिए ताकि उसका पाचन बराबर मात्रा में होए। दूसरी बात आजकल ये देखा जाता है कि जैसे ही पशु दूध देना बंद कर देता है, किसान भाई उसको पशु आहार देना छोड़ देता है, क्योंकि अब तो दूध ही नहीं दे रहा, अब किस बात का आहार दिया जाए। यदि आपका पशु अच्छा उत्पादन लेना ब्याने के बाद में,
तो ये देना चाहिए। वो रिजर्व भोजन है, जैसे फैट, जिसको अपन फैट बोलते हैं, बॉडी पे जितना भी फैट वो डिजोल्व होके उसकी रिक्वायरमेंट बच्चे की पूरी करता है। और जैसे ही पशु ब्याता है तो उसे ब्याने के बाद एक तो उत्पादन का पशु के ऊपर लोड पड़ गया, ब्याते ही दूध, किसान भाई तो दूध चाहता है, अब दूध चाहता है तो अब उधर पशु का रिजर्व फैट वो डिजोल्व हो गया, तो अब आप इनपुट कम डाल रहे हो, आउटपुट ज़्यादा लेना चाहते हो, तो ये बैठता नहीं, तो पशु उसमें नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला जाता है। उसके बाद उत्पादन से संबंधित सारी बीमारियां इस पीरियड में आ जाती है। ब्याने के 15-20 दिन के अंदर अंदर ब्याते ही आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कि जड़ नहीं पड़ी साहब। दूसरा आ जाता है कि साहब ये पिछले ब्याह तो दूध देता था 10 लीटर, अभी तो 5-6 किलो से ऊपर ही नहीं चढ़ रहा है। और कभी कभी जो क्रॉस ब्रेड एनिमल वो उठ नहीं पाते हैं, बैठ जाते हैं, और उससे मैस्टाइटिस, जहर भाव की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरह की समस्याएं हैं। यदि आप संतुलित आहार रेगुलरली आप पशुओं को देते रहो तो इस तरह की समस्याओं पे काफ़ी हद तक निजात मिल सकती। और मैं किसान भाइयों को ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हीफर्स हैं और पाड़ियाँ हैं उनको भी आप रेगुलर मात्रा में संतुलित आहार दो। इससे क्या है कि पशु जल्दी पाला आएगा तो किसान भाई के लिए इनकम का सोर्स जल्दी बनेगा। आजकल क्या है कि बाज़ार में बहुत तरह के संतुलित पशु आहार उपलब्ध है, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियों के भी अवेलेबल है, परंतु किसान भाई बाज़ार में खरीदना जाए, इससे समय भी बर्बाद होता है और पैसा भी ज़्यादा लगता है। इसके लिए वो खुद ही अपने घर पे संतुलित पशु आहार बना सकता है। इसके लिए उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो अपने इलाके में जो चीज़ें उपलब्ध हैं उसी से संतुलित पशु आहार बनाना है। 100 किलो यदि आप पशु आहार बनाना है तो 40 किलो दलिया ले लो, फिर उसके बाद 20 किलो के आसपास खड़ ले लो, 30 किलो के आसपास चूरी ले लो। अब चूरी ग्वार की भी चूरी हो सकती है, मूंग मोट की भी होती है, चने की भी चूरी हो रही है। 10 किलो चापड़ ले लो और 2 से 3 किलो खनिज लवण मिला दो, 1 किलो नमक मिला दो। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप इसको रख दो और जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार रोज़ उसको, मान लो शाम को देना है तो सुबह भिगो के दे दें और सुबह देना है तो शाम को भिगो के पशु की उसकी ज़रूरत के अनुसार दे सकते हैं। इससे बढ़िया आपको कहीं पे भी संतुलित पशु आहार मिल नहीं सकता, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें आपके खेत पे उपलब्ध है। मेरी किसान भाइयों से यही सलाह है कि आप घर पे ही संतुलित पशु आहार बना के दें। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से प्रेषित किसानों के लिए मौसम पूर्वानुमान और कृषि सलाह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह के संभावित शुष्क मौसम एवं साफ मौसम के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि किसान भाई धान की शेष बची फसल की कटाई, मड़ाई एवं सफाई के कार्यों में तेजी लाकर इन क्रियाओं को शीघ्र ही समाप्त करने का प्रयास करें, ताकि रबी मौसम की फसलों की समय से बुआई हेतु खेतों को जल्द खाली किया जा सके। दिन में धूप खिली रहने के कारण धान के अनाज को अच्छी प्रकार सुखाएं तथा खाने लायक अनाज का भंडारण करें तथा अतिरिक्त अनाज बाजार में बेचने हेतु भिजवाएं। निचले खेतों में अधिक मृदा नमी के कारण
जीरो टिलेज पद्धति द्वारा बुआई के इच्छुक किसान भाई धान की फसल की कटाई जमीन की सतह से 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर से करें। अगले वर्ष बीज में प्रयोग करने हेतु धान के बीज को इतना सुखाएं कि दानों में 12% से अधिक नमी न रहे। सुखाने के बाद अनाज को भंडार गृह में भंडारित करें। इस हेतु पहले भंडार गृहों को कीट रहित करने हेतु 2.5 WP डेल्टा मेथ्रिन कीटनाशी की 120 ग्राम मात्रा का प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति 100 वर्ग मीटर भंडार गृह क्षेत्रफल की दर से तथा इसी दवा का भंडारण करने वाले बोरों पर भी छिड़काव करें। चना, मटर, राजमा की बुआई हेतु इस सप्ताह से अनुकूल तापमान रहने की संभावना है। अतः किसान भाई उचित मृदा नमी की दशा में इनकी बुआई इस सप्ताह से प्रारंभ कर दें। बुआई हेतु अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्मों का ही चयन करें। इस हेतु चने की राधे, पंत जी 114 या उदय, मटर की रचना, पंत मटर 5, टाइप 163 या अपर्णा, राजमा की PDR 14 या BL राजमा 63 आदि किस्मों के प्रमाणित बीजों का चयन करें। किसान भाई जौ, जई एवं बरसीम की उन्नत किस्मों की बुआई इस सप्ताह भी करें। इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर लाही की बोई फसल 30 दिनों की होने पर सिंचाई करें तथा ओट आने पर 35 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से बुरकाव कर खेत की निराई कर घने पौधों को निकाल कर पौधों से पौधों की बीच की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर कर दें। खरीफ मौसम की फसलों विशेषतया धान की कटाई के बाद खाली हुए खेतों की किसान भाई कई बार जुताई करें, जिससे खेत के खरपतवार नियंत्रित हो सकें, हानिकारक कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाएं। सिंचाई या वर्षा के जल का उपयुक्त रिसाव तथा मृदा में वायु एवं तापमान का सही संचालन हो सके। धान के खेतों में लेव लगाने से बनी ठोस परतों के टूटने सहित मृदा की अन्य भौतिक क्रियाओं में गुणात्मक सुधार होने से आगामी रबी मौसम की विभिन्न फसलों की अच्छी बढ़वार हो सके। इसके साथ ही धान की फसल के पुआल, ठूंठ, अवशेष आदि को गलाने हेतु उचित नमी की दशा में 30 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से बुरकाव के बाद हैरो चलाकर मिट्टी पलट दें तथा 2 से 3 बार जुताई कर खुला छोड़ दें। इसके साथ ही आगामी रबी मौसम की विभिन्न फसलों जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर आदि की बुआई से पूर्व अपने खेतों की मिट्टी का परीक्षण कराना बहुत आवश्यक है, जिससे खेतों की उर्वरा शक्ति का पता चल सके तथा उसी के आधार पर किसान भाई फसलों के लिए आवश्यक एवं संतुलित उर्वरकों का प्रबंधन एवं निर्धारण कर सकें। अतः सलाह दी जाती है कि पिछली फसलों की कटाई के बाद खाली हुए खेतों का मृदा परीक्षण कराने हेतु मिट्टी के नमूने उचित विधि द्वारा एकत्र कर लगभग आधा किलोग्राम मिट्टी का नमूना कपड़े की साफ थैली में भर लें। मोटे कागज के 2 टुकड़ों पर खेत का नंबर, अपना नाम व पता लिखकर एक टुकड़े को थैली के अंदर तथा दूसरे को थैली के साथ अच्छी तरह बांध दें। एक अन्य कागज पर खेत में बोई जाने वाली फसल, उसकी प्रजाति, सिंचाई के उपलब्ध साधनों आदि की जानकारी भी लिख दें। ये नमूने निकटतम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भिजवाएं, जिससे परीक्षण के आधार पर रबी मौसम की विभिन्न फसलों हेतु आवश्यक उर्वरकों की संस्तुति की जा सके। आलू की बुआई हेतु इस सप्ताह उपयुक्त तापमान रहेगा, अतः इस सप्ताह आलू की उन्नत किस्में जैसे कुफरी सिंदूरी, कुफरी लालिमा, कुफरी देवा आदि में से किसी किस्म के बीज का चुनाव करें। बैंगन, गोभी, मिर्च तथा टमाटर की पौध की रोपाई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है भागलपुर मेरठ के श्रवण चौधरी ने। आपने पपीते के पौधों में लगने वाली बीमारियों एवं कीटों के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। फफूंद से लगने वाली प्रमुख बीमारियों में इसमें पत्ती धब्बा रोग एवं फल सड़न की समस्या आती है। इससे बचने के लिए हमें मैंकोजेब 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके 15 दिन के अंतर पे 3 से 4 बार छिड़काव करना चाहिए। कई बार इसमें मिलीबग का प्रकोप भी देखा जाता है
वो विशेष रूप से बाढ़ के पास वाली लाइन पे सबसे पहले दिखाई देता है। सफ़ेद रंग का एक रुई के समान एक कीट होता है जो तना, पत्तियां, फल का रस चूस करके अपनी संख्या में तीव्र गति से बढ़ोतरी करता है। इसके लिए प्रोपेनोफॉस 1 ml मात्रा 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना चाहिए एवं पौधे के निचले भाग में जड़ क्षेत्र में क्लोरोपाइरीफॉस की 5 ml मात्रा 10 लीटर पानी में मिला करके प्रति पौधे के हिसाब से देकर के पूर्ण रूप से नियंत्रित पाया जा सकता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बटन मशरूम उत्पादन हेतु कंपोस्ट तैयारी पर सफल किसान का अनुभव। गोभी की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट रोगों का प्रबंधन। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।